संजय जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं, हम सभी लाइव हैं। अपना माइक ऑन कीजिए संजय जी और लाइव शुरू कीजिए। ओके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज इस चर्चा में स्वागत है। यह चर्चा सिनेमा इन स्कूल अभियान का एक पहला बड़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत हम उत्तराखंड की तराई में स्थित नानक मत्ता पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा बनाई फिल्म गोल्ड इन द नेट के बहाने एक चर्चा करने जा रहे हैं कि स्कूल में सिनेमा को अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैसा रहेगा। सिनेमा इन स्कूल सिनेमा एक्टिविज्म के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है। बाहर विदेशों में तो बहुत प्रयोग हुए हैं, लेकिन हमारे देश में संभवतः ये पहला प्रयोग है जहां सिनेमा की जो सतरंगी और मज़ेदार दुनिया है उसको किस तरह से पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा जाए और पाठ्यक्रम और सिनेमा के जरिए विद्यार्थी लोग एक और बड़ी खिड़की के जरिए अपने अंदर और बाहर की दुनिया को देख सकें। ये कोई अलग से कोर्स नहीं है, ये कोई अलग से भार भी नहीं है पाठ्यक्रम पर। ये बेसिकली लर्निंग को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और इंटरेक्टिव बनाने का माध्यम है। अभी ये अभियान शुरू ही हुआ है, इसलिए अभी इसके कोई अंतिम निष्कर्ष भी नहीं है। वैसे अभियान कोई पुराना भी हो जाए तब भी उसके निष्कर्ष अंतिम नहीं होते हैं। हमेशा आप सीखते रहते हैं। मैं इस मौके पर सबसे पहले महेश पुनेठा जी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हमारे बीच में महेश पुनेठा जी हैं। महेश भाई हिंदी के बहुत सुपरिचित कवि हैं। पिथौरागढ़ में अध्यापक हैं हिंदी साहित्य के, और एक जो उनका परिचय है, जो जिस वजह से वो इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, वो है बच्चों के बीच में पढ़ने लिखने की आदतों को का विकास करना बहुत क्रिएटिव तरीके से। वे पिछले 10-15 सालों से अपने एक अभिनव प्रयोग दीवार पत्रिका के माध्यम से बहुत मज़ेदार काम कर रहे हैं, और दीवार पत्रिका का काम आगे बढ़ते बढ़ते बच्चों द्वारा लाइब्रेरी चलाना, और फिर उसका एक एक्सपेंशन हुआ है कि दीवार पत्रिका से निकले हुए बहुत सारे युवा साथियों ने अभी आरंभ स्टडी सर्कल जैसा एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जो पिथौरागढ़ के आसपास के शहरों में जाकर छोटे छोटे पुस्तक मेले लगा रहा है। और जो लोग आरंभ स्टडी सर्कल के फेसबुक पेज से वाकिफ हैं, वो देख रहे होंगे कि किस तरीके से किताब पढ़ने की सच्ची संस्कृति का विकास हो रहा है, किस तरीके से एक नई दुनिया खुल रही है। हमारे बीच में गुरप्रीत कौर हैं। गुरप्रीत, आपका भी बहुत स्वागत है और बहुत बधाई है आपको इस फिल्म के लिए। गुरप्रीत नानक मत्ता पब्लिक स्कूल की 11वीं की छात्रा हैं, और नानक मत्ता पब्लिक स्कूल में जो सिनेमा इन स्कूल का प्रयोग चल रहा है उसकी बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। और हमारे साथ प्रकाश हैं, जिनका जुनून है तस्वीरों को कैद करना, तस्वीरों के जरिए कई तस्वीरों के जरिए एक नई तस्वीर बनाना। और ये जो फिल्म है गोल्ड इन द नेट, इसके निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इससे पहले कि हम लोग गोल्ड इन द नेट की बात करें,
और हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे बहुत सारे दर्शकों ने जो इस समय जुड़े हैं उन्होंने ये फिल्म देख ली होगी। प्रकाश, आप बताएंगे कि ये जो पूरा फिल्म बनाने का आइडिया है गोल्ड इन द नेट, ये क्या आप लोगों का पहला आइडिया था? इस आइडिया पर आप कैसे पहुंचे? आप थोड़ा इसके इसके शुरुआती आइडिया के बारे में, इसके शुरुआती विचार कहाँ से आया, उसके बारे में बात बताएं। फिर आपकी बात के बाद हम गुरप्रीत से सुनना चाहेंगे। प्रकाश। तो नमस्कार सभी को। ये शुरुआती काम नहीं है हमारा। इससे पहले हम एक और फिल्म बना चुके हैं किसी कम्युनिटी पर, जो है गुज्जर्स ऑफ तराई। तो मतलब गुज्जर्स ऑफ तराई फिल्म बनाने के बाद हमने लगातार कम्युनिटी के साथ काम किया, चाहे वो सामुदायिक पुस्तकालय हो या फिर गाँवों में जाकर रिपोर्टिंग करना, कहानियाँ कलेक्ट करना, ये सब हो। तो ये सभी चीज़ों के बाद तो हम ऐसे ही लगातार जब हम इधर-उधर जाते रहे, चाहे हम स्कूल से कोई काम मिलता रहा कि समुदाय के बीच जाकर हमें कुछ ऐसा करना है जहाँ पर हम लोगों की कहानियों को कलेक्ट करें, और चाहे वो कोई भी माध्यम हो, फ़िल्म, राइटिंग या कार्टून या फ़ोटोज़। तो उन्हीं में से एक गोल्ड इन द नेट है, जो जब हम क्लास 10th में थे, तो और उसके बाद जब हम बोर्ड की परीक्षाएं हमने पूरी कर दी, तो उसके बाद खाली समय होता है। तो उस समय पर हम जब डैम की ओर घूम रहे थे, तो वहाँ पर कुछ झोपड़ियाँ जैसी हमें दिखी, फिशरमैन्स की। और इससे पहले हमारे टीचर हमें बता चुके थे कि मतलब बहुत सारे ऑप्शन दे चुके थे कि इस जगह पर ये है, इस जगह पर ये है, तुम्हें काम करना चाहिए क्योंकि फ्री समय है, तो यूटिलाइज करना चाहिए। तो हमने सोचा कि हम उन्हीं पर फिल्म बनाते हैं, पहले उनसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि, और कंसेंट्स ले लेते हैं कि क्या हम उन पे बना सकते हैं। अगर उनकी स्टोरी हमें सही लगी या यूनिक लगी और उन्हें हमें कंसेंट या वो एग्री हो गए हमारी बात, हम उन पर फिल्म बना सके, तो हम उन पर फिल्म बनाएंगे। तो इसी तरह हमने फिल्म स्टार्ट करी, और ये फिल्म में लगभग 1 महीना हमें शूटिंग में लगा और 1 महीना एडिटिंग में लगा। फिर रिव्यूज़ और फीडबैक्स के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट था, फर्स्ट एडिटिंग के बाद जो प्रोडक्ट आया, उसमें भी हमें रिव्यूज़ और फीडबैक्स मिले। तो उसके बाद हमने फिर से एडिट किया और फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है। और इसे भी हम और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मतलब बेहतर को तो हम और बेहतर बना ही सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब ये मूवी देखें तो अपने फीडबैक्स, चाहे वो आपको जो भी लगा उस फिल्म को देखने के बाद, वो आप दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गुरप्रीत, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहती हैं? मैं 1 मिनट गुरप्रीत, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। प्रकाश ने हमें बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में एक आइडिया आया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिल्म बनाने का आइडिया अचानक आप लोगों के दिमाग में आ गया। क्या आप लोगों ने अपने स्कूल में इस तरह की कोई फिल्में देखी थी? क्या आपके यहाँ कोई फिल्म माध्यम को लेकर बातचीत हुई थी? ये अचानक यात्रा शुरू हुई या इसके पीछे की भी कहानी है? तो ये जो फिल्म बनाने का जो आइडिया आया, तो जैसे प्रकाश ने बताया, ये हमारा पहला फिल्म नहीं थी, ये हमारी दूसरी थी। पर प्रकाश और मेरे दूसरे साथियों ने पहली फिल्म बनाई थी। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था ये गोल्ड इन द नेट फिल्म का। और ये फिल्म बनाने का आइडिया अचानक से नहीं आया, ये स्टार्टिंग से ही हमारे स्कूल में अलग अलग डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाते थे, और उस पे हमें बातचीत करने का समय दिया जाता था, हमें रिव्यूज लिखने के लिए समय मिलता था, और हम उस मूवी पे बातचीत करते थे और उसका रिव्यू लिख के हम अपने टीचर्स को भेजते थे, जिससे कि हमारे स्कूल में एक कल्चर बना जिसमें हमें फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, ये सब चीजें देखना हमने शुरू किया। और धीरे धीरे हमारे मन में भी आया कि हमें भी जैसे ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम देख रहे हैं, तो हमें भी इस तरह से बनाना चाहिए। और फिर हमने भी ये बनाना शुरू किया, और मेरे लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस था। और इसमें मैंने अलग अलग चीजें सीखी, जैसे कैमरा हैंडलिंग,
मैंने सीखी। प्रकाश जो है वो इस मूवी के कैमरामैन है। तो प्रकाश ने पहले भी गुज्जर्स ऑफ तराई बनाई थी और इस बार भी वो कैमरामैन थे, तो मेरे को कैमरा हैंडलिंग और ऐसी अन्य चीजें मैंने इस मूवी में रहकर सीखी। बहुत शुक्रिया गुरप्रीत। अभी प्रकाश हम फिर से फिल्म पर आएंगे, क्योंकि आज हमारी मुख्य चर्चा इस फिल्म के आसपास है। हमारे बीच में महेश जी उपस्थित हैं, और जहां तक मुझे मालूम है कि महेश जी नानक मत्ता पब्लिक स्कूल के मेंटर भी हैं, और महेश जी का एक बहुत ही सक्रिय योगदान है दीवार पत्रिका के माध्यम से आप लोगों के स्कूल के साथ एक क्रिएटिव हस्तक्षेप करने का। महेश जी, ये जो सिनेमा इन स्कूल का जो प्रयोग शुरू हुआ है, जिसके तहत सिनेमा स्कूल ने नानक मत्ता पब्लिक स्कूल में पिछले 3 साल से सिनेमा दिखाने का सिलसिला शुरू किया, और पाठ्यक्रम के साथ, शिक्षकों के साथ सिनेमा को जोड़ने की कोशिश करी, और उसकी वजह से 2 फिल्में हमारे सामने आई। एक पहली फिल्म गुज्जर्स ऑफ तराई और दूसरी फिल्म गोल्ड इन द नेट। आप बहुत एक्टिव टीचर हैं, और आप सिर्फ कोर्स तक ही महदूद नहीं रहते हैं, आप कोर्स से आगे बढ़ के जाते हैं। आप बतौर टीचर, बतौर टीचर एक्टिविस्ट, बतौर दीवार पत्रिका एक्टिविस्ट, बतौर लाइब्रेरी एक्टिविस्ट, आप कैसे इस प्रयोग को, क्योंकि आप इन बच्चों के काम पे आपकी बहुत नज़दीक से आपकी नज़र रहती है, आप कैसे देखते हैं? हाँ, धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं नानक मत्ता पब्लिक स्कूल के इन शिक्षार्थियों को, जिन्होंने एक अभिनव प्रयोग डॉक्यूमेंट्री निर्माण के रूप में किया है, उनको हार्दिक बधाई देता हूं। और बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे, इनकी दोनों फिल्मों को मैं देख चुका हूं, और इन फिल्मों को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि ये शिक्षार्थियों के द्वारा बनाई गई फिल्में हैं। बहुत अच्छा काम, भले ही मैं डॉक्यूमेंट्री या फिल्मों की कोई बहुत बारीक जानकारी तो नहीं रखता हूं, लेकिन मोटे रूप में देखने पर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एकदम नए सीखने वालों का काम है। तो मुझे बहुत प्रभावित किया, और इस माध्यम की जो संभावनाएं हैं वो ज्ञान सृजन की दृष्टि से बहुत अधिक दिखाई देती हैं। मुझे लगता है कि 2 चीजें सिनेमा को यदि हम स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं, तो एक ओर तो सिनेमा देखना और दूसरी ओर सिनेमा बनाना। तो ये दोनों जो तरीके हैं, यदि हम अपनी कक्षा में या स्कूल में सिनेमा के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत रोचक हो जाता है बच्चों के लिए, और उस विषय को समझना, उसकी गहराई में उतरना उनके लिए आसान होता है। और एक आधार भी सिनेमा हमें उपलब्ध कराता है कि हम उस विषय वस्तु पर विस्तार से संवाद कर सकें, बच्चों के साथ बातचीत कर सकें। और जो सिनेमा की जो खासियत मुझे लगती है इस माध्यम की, ये बच्चे में सूक्ष्म अवलोकन को बढ़ाता है, कि चीज़ों को कितनी बारीकी से आप देख रहे हैं। जब पिक्चर चल रही है तो उसमें तमाम दृश्यों को, तमाम संवादों को कितनी बारीकी से आप देख रहे हैं, एक छोटी-छोटी चीज़ को, और फिर उस पर यदि संवाद होता है तो इससे पता चलता है कि बच्चे उसको कितनी गहराई से देख पाए, और विषय को आगे बढ़ाने में उससे बहुत अधिक मदद मिलती है। तो ये अपने आप में, यदि स्कूलों में सिनेमा का एक पूरी समझदारी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो मुझे बहुत अधिक संभावना इसमें दिखाई देती है। और विशेष रूप से इस दृष्टि से कि यदि हम केवल विषय वस्तु को पढ़ाते हैं,
तो उसमें बच्चा उन सूचनाओं और तथ्यों को रट लेता है। लेकिन यदि सिनेमा जैसे माध्यमों से उस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं, तो उसकी कल्पनाशीलता और चिंतन को स्थान मिलता है और वो ज्ञान सृजन की ओर आगे बढ़ता है। और जब मैं ज्ञान सृजन कह रहा हूँ, तो यह माना जाता है कि ज्ञान सृजन हर व्यक्ति अपने आप अपने लिए ज्ञान का सृजन करता है और पुस्तकों से वो केवल सूचनाएं और तथ्य ग्रहण करता है। और इस रूप में जितने भी बच्चे को करने के अवसर मिलते हैं, उतना अधिक उनका सीखना हो पाता है। और जब बच्चे सिनेमा बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं, जैसा कि नानकमत्ता के इन शिक्षार्थियों के द्वारा किया गया है, तो मुझे लगता है कि ज्ञान सृजन के जितने भी चरण होते हैं, वो सूक्ष्म अवलोकन से लेकर उसके प्रस्तुतिकरण तक, सिनेमा में वो सारे चरण, चाहे सूक्ष्म अवलोकन हो, उसके बाद उन अवलोकनों का वर्गीकरण करना हो, समानता और उनमें अंतर करना हो, फिर नई चीजों को ढूंढना हो। भाई, आपको अपने कंटेंट से संबंधित यदि आप सिनेमा का निर्माण कर रहे हैं, तो उस तरह के विजुअल, उस तरह के डायलॉग आपको ढूंढने हैं, तैयार करने हैं। वो तमाम तरह के प्रयोग, परीक्षण, जांच पड़ताल के अवसर ये माध्यम बच्चों को देता है और इससे ज्ञान सृजन की प्रक्रिया, जो सही अर्थों में सीखना है, वह संभव है। बच्चा अपने आसपास को देखता है, उन अनुभवों को बहुत बारीक नजरों से और विश्लेषित करता है, नए तथ्यों को ढूंढता है। जब इन्होंने ये मछुआरों पर ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की, तो निश्चित रूप से ये केवल आधे घंटे का काम नहीं है, जो आधे घंटे की हम पिक्चर देख रहे हैं केवल, बल्कि उसके पीछे न जाने कितने घंटे इनके द्वारा लगाए गए और जो खोज की गई, जो नई नई जानकारियां इकट्ठी की गई, वो सब इनके ज्ञान सृजन को और अधिक आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुई होगी। तो मुझे लगता है कि मैं आपको अभी रोक रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये जो पूरे विस्तार से आप बात बता रहे हैं, तो हम इसको अभी अलग अलग बातचीत के फेसेस में फिर आपकी राय लेंगे। दो चीज महेश जी ने कही कि सूक्ष्म अवलोकन और मानकीकरण, वर्गीकरण। सूक्ष्म अवलोकन का मतलब यह है माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। जो लोग हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और हिंदी में उतने दक्ष नहीं हैं, जो पारंगत नहीं, उनके लिए बताएं। और दूसरी बात, जो मानकीकरण है, स्टैंडर्डाइजेशन है, वर्गीकरण है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो महेश जी इस माध्यम के साथ देख रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि दीवार पत्रिका अभियान की तरह से ये अभियान भी स्कूलों में जाएगा और बच्चों की क्रिएटिविटी को अपनी पूरी संपूर्णता में सामने रखेगा। मैं भी महेश जी की तरह से एक बार फिर से आप दोनों को बधाई देता हूं और निश्चित रूप से ये जो आपकी फिल्म है, करीब 30 मिनट की फिल्म है, इसको बनाने में बहुत सारे स्टेप्स रहे होंगे, चरण रहे होंगे। मैं प्रकाश और गुरप्रीत से पूछना चाहता हूं, क्योंकि सिनेमा के काम को आम तौर पे सोचा जाता है कि वो बहुत एक बड़ा जादू जैसा है। तो कैसे आप लोगों ने, प्रकाश की शायद लाइट चली गई है, गुरप्रीत आप ये बताइए कि क्या स्टेजेस थी आप लोगों की और कैसे आपने, एक आपको आइडिया कैसे मिला, फिर आइडिया को एक्सक्यूट कैसे किया, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं और जो अध्यापक भी देख रहे हैं वो भी समझ सकें कि फिल्म मेकिंग होती कैसे है। गुरप्रीत। हाँ, तो ये जो फिल्म थी,
ये हमने जैसे जो गुज्जर्स ऑफ तराई पहले फिल्म बनाई थी, वो भी जो हमारा जो एरिया है नानकमत्ता, उसका जो डैम है उसी में गुज्जर्स आते थे और उन्हीं पे हमने फिल्म बनाई थी। और उस डैम पे ही जो मछुआरे हैं वो अपनी वो 3-4 महीने के लिए वहां आते हैं और अपनी मछलियां पकड़ने का काम करते हैं और अपनी आजीविका उससे चलाते हैं। तो हम जब कई बार हम डैम की तरफ जाते थे तो हमने देखा वहां पर मछुआरे थे, तो हमें लगा कि हमें उन्हें डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो हमने उन्हें डॉक्यूमेंट किया और स्टार्टिंग हमने उनसे कुछ दिन तो हमने उनसे बातचीत की, जिससे हम उनकी लाइफ के बारे में हमें कुछ जानकारियां मिली और उनके साथ एक अलग से रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें समय मिला। और जिससे कि उन्हें लगा कि हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए और वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो गए और हमसे उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मैं आपको टोक रहा हूँ, थोड़ा मैं टुकड़ों में आपसे पूछना चाहूंगा। ये जो आपकी रिलेशनशिप बनी अपने सब्जेक्ट के साथ, तो उसमें कितना समय लगा? वो 1 दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ या 2 महीने में हुआ? तो ये 1 या 2 दिन में तो नहीं, हम काफी दिन लगभग हमने 15 दिन लगभग लगाए होंगे। हम लगातार उनसे बात करते रहे और धीरे धीरे, मतलब जब फिल्म हमने स्टार्ट की तब इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे और धीरे धीरे शूट साथ साथ होता जा रहा था और जो हमारे रिलेशनशिप थे उनके साथ वो साथ ही साथ और मजबूत होते जा रहे थे और उन्हें हम पे एक अलग तरीके का ट्रस्ट बनता जा रहा था, जिससे कि हमें मूवी शूट करने में इजी हुआ। और उनसे और जो हमने मूवी शूट की उससे पहले हमने एक आइडिया बनाया कि हम मूवी किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। और फिर उसके लिए हम हमारे स्कूल में ही आते थे, स्कूल की लाइब्रेरी में बैठ के हम पूरी टीम, हमारे 12 साथियों की एक टीम थी, हम सभी स्कूल की लाइब्रेरी में बैठ के ही डिस्कस करते थे कि आगे का हमारा आइडिया क्या होगा और जो अगला दिन होगा उसमें हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है और क्या क्या शूट करना है। और जो स्क्रिप्ट बनती थी वो हम सभी साथी मिलकर उसी लाइब्रेरी में बनाया करते थे और इस तरह हमें शूट करने में 1 महीना लग गया। और उसके बाद जब हमने एडिटिंग की तो उसमें भी हमें 1 महीना एडिटिंग में लगा, जो कि प्रकाश ने की थी। जी शुक्रिया प्रकाश। अभी जब आपकी लाइट चली गई तो आपकी साथी गुरप्रीत ने हमें बताया कि आप लोग जब गुज्जर्स ऑफ तराई फिल्म बना रहे थे तभी आप लोगों को ये मछुआरे भी दिखे। तो मतलब मैं इसका ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि जो सिनेमा का आइडिया है वो कई बार एक काम करते हुए दूसरा आइडिया भी दिमाग में आता है। और आप लोगों ने अगर ईरानियन फिल्में देखी होंगी तो ईरान के जो बड़े फिल्मकार हैं माजिद मजूदी, जिनकी फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ हेवन, उनकी हर दूसरी फिल्म पहली फिल्म के दौरान आइडिया निकला है। चिल्ड्रन ऑफ हेवन बनाते हुए कलर ऑफ पैराडाइज का आइडिया आया, कलर ऑफ पैराडाइज बनाते हुए फादर का आइडिया आया, बरान का आइडिया आया। तो प्रकाश, आप लोग, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप लोग 10-15 दिन गए इस गोल्ड इन द नेट वाली फिल्म के सिलसिले में अपने सब्जेक्ट से बात करने के लिए, तब आपने कोई स्ट्रक्चर क्या कागज में बनाया इस रिसर्च करने के बाद, या सीधे शूट करने चले गए? क्या पूरा प्रोसेस क्या था शूटिंग का? शूटिंग की प्रोसेस की शुरुआत होती है जब हम सिर्फ स्टोरी ढूंढने जाते हैं। यानी सबसे पहले तो हम लोग जब उनसे बात करने गए, यानी हमने पहले उनसे बात कर ली थी कि क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि हम आपकी स्टोरी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो उसके बाद फिर हमने सोचा इनकी पहले कहानी जानते हैं, देन उसके बाद हम कहानी को एक स्ट्रक्चर देंगे, यानी एक सीक्वेंस देंगे जिस सीक्वेंस पे स्टोरी चलेगी, यानी पूरी फिल्म होगी और एक स्टोरी बनेगी। तो सबसे पहले हम जब आइडिया मिलने के बाद सबसे पहले जब हम उनके पास गए तो हमने उनसे पूछा कि क्या हम आप पे मूवी बना सकते हैं। तो उनने तो हाँ बोल दिया, क्योंकि
लेकिन उनने ये कहा कि हम तो अपना काम करते रहेंगे, अगर तुम हमसे हमारी वीडियो बना सकते हो हमारा काम करते करते, और हम आपको बीच बीच में बताएंगे जब हम फ्री होंगे हम अपने काम के बारे में। तो हमने सोचा ठीक है। फिर थोड़े दिन तक हमने शूटिंग हमने लगभग 10 दिन बाद स्टार्ट करी। पहले हम सिर्फ एक रिलेशन बिल्ड किए ताकि हम उन पे एक बिलीफ जनरेट कर सके कि वो मतलब हमें वो सारी चीजें बताएं जो वो सोचते हैं, यानी जो वो और इन डेप्थ में वो हमें बताएं। अगर बिलीफ नहीं हो पाता तो शायद वो वही चीज हमें बताते जो और लोगों को बताते हैं, मतलब वो ऑथेंसिटी और वो ट्रूथ वो हमें वो नहीं बता पाते अगर अच्छे रिलेशन नहीं बिल्ड हो पाते। तो थोड़ा समय हमने उनके साथ वैसे ही बिताया, बातें करके, उनकी स्टोरी जान के, और उन क्या क्या मेथड वो फिजिकली यूज करते हैं वो सब करके। तो उसको हमने नोट डाउन किया। फिर उसके बाद वो थोड़े कम्युनिकेशन पे थोड़े ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, थोड़े वीक थे। तो हमने सोचा हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर हम ये उनको पढ़ाएंगे। तो हमने स्क्रिप्ट लिखी, उन इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमने स्क्रिप्ट लिखी जो उन्होंने हमें बताई थी, जैसे कि वो लोग कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, इसके बाद मछलियां कहाँ जाती है। तो हमने एक लिखने के बाद हमने उनको वो दिया और उनने वही पढ़ा और वही हमने रिकॉर्ड किया। और जो शूटिंग बाकी शूटिंग वाली चीजें थी वो तो हमने वो अपना काम करते गए और हम परमिशन के थ्रू उनसे वो सारी चीजें शूट लेते गए जो भी हमें जरूरत थी और जो भी हमें दिख रहा था। तो हमने ढेर सारी चीजें उनसे कैमरे में ली। और फिर उसके बाद हम लोग जब पूरी शूटिंग खत्म हो गई तो कभी कभी जब हम स्टफ देख रहे थे जो हमने रिकॉर्ड किया था तो लग रहा था यहाँ पर एक और चीज हो सकती है, यहाँ पर और भी चीजें हो सकती है। तो हम वो लेने गए। तो मतलब बहुत ही अनसर्टेन टाइम था कि हम कब वापस आएंगे। मौसम कभी खराब हो जाता था तो कभी बारिश हो जाती थी। तो कभी कभी हम नहीं भी गए क्योंकि मौसम या पेरेंट्स के कंसेंट्स के बिना। तो उसके बाद फिर हमने जब सारी रिकॉर्डिंग कर ली तो हमने स्टफ देखा कि क्या क्या है और इससे किस तरह की स्टोरी बन सकती है। तो बहुत मुश्किल था उससे स्टोरी बनाना। प्रकाश अभी मैं आपको टोक रहा हूं। अभी आपने शूटिंग पूरी कर ली, आप लोगों ने, आपने अपने फुटेज को देख भी लिया है, फिर आपने दोबारा भी शूट कर लिया है, अब आप एडिट करने जा रहे हो। हमारे बीच में महेश जी हैं। मैं महेश जी से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी जरूर करिए। मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है, जब हम, प्रकाश आप म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। महेश जी, जब हम इन बच्चों को देख रहे हैं बातचीत करते हुए, तो क्या आपको लग रहा है कि पेडागोजी में, पढ़ाने के तरीके में, एक तो होता है कि आमतौर पे अध्यापक क्लास को कुछ बता रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, फिर बाद में उसका टेस्ट होता है। लेकिन जब हम बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं तब वो कितने सिस्टमेटिक तरीके से अपना काम करते हैं, जिसमें कि अभी प्रकाश ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि हमने देखा और हमको लगा कि कुछ चीज छूट गई है, फिर हम दोबारा जाते हैं। प्रकाश और गुरप्रीत की इस बातचीत से पेडागोजी को समझने के क्या निष्कर्ष आप निकाल पाते हैं? हाँ, मैं वही बात जो पहले कर रहा था कि जो पूरी डॉक्यूमेंट्री निर्माण करने की प्रक्रिया है, मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा जो हम अंत में देख रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों की तमाम तरह की सीखना उनका जारी रहता है। जैसे सबसे पहले तो चयन का ही सवाल आता है कि भाई वो कहानी का चयन या किस विषय पर डॉक्यूमेंट्री बनानी है, इस पर चिंतन करते हैं। फिर उसके लिए एक योजना तैयार करते हैं, कल्पना करते हैं कि कहाँ पर कैसे हम इस सब को शूट करेंगे, किस तरह से ये प्रक्रिया। तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान भी बच्चे लगातार सीख रहे होते हैं।
जैसे सबसे पहले तो उनसे बातचीत करने में संबंध बनाना है, तो उनसे कैसे बातचीत करनी है, कैसे संवाद स्थापित करना है, कैसे उनको इस बात के लिए तैयार करना है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस दौरान भी बच्चे कुछ कौशल सीख रहे होते हैं, कुछ दक्षताएँ सीख रहे होते हैं, उनके अंदर एक मूल्य विकसित हो रहे होते हैं। यदि एक समाज के ऐसे लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं जो एक तरह से हास्य में रहने वाले तबके हैं, और उनके साथ वो केवल सिम्पैथी से नहीं, बल्कि हो सकता है शुरुआत में सिम्पैथी से उनके पास जाते हों, लेकिन बाद में एम्पैथी उनके साथ पैदा होती है। उस जीवन को वो बहुत नज़दीक से देखते हैं और अनुभव करते हैं, उनके कष्टों को महसूस कर सकते हैं और उनकी जीवन के संघर्ष को वो महसूस कर सकते हैं। और इससे उनके अंदर एक मूल्य विकसित होते हैं कि भाई कैसे दूसरों के प्रति व्यवहार करना है और कैसे उनको देखना है, कैसे उनकी समस्याएँ हैं। और ये बड़ी बात मुझे लगती है कि सीखने के तमाम अवसर बच्चों को इस दौरान मिल रहे होते हैं। वो संवाद करते हैं तो कहीं न कहीं भाषा सीख रहे होते हैं वो। वो जो भाषा हम कक्षा में पढ़ाते हैं एकदम मोनोटोनस तरीके से, लेकिन यहाँ पर दोहरा संवाद होता है। वो अपने संवाद खुद तैयार कर रहे होते हैं, उनकी बात को समझ रहे होते हैं, कैसे फिर बात को आगे बढ़ाना है इसको समझ रहे होते हैं। और जब वो सारी सामग्री इकट्ठी करके ला रहे हैं, उसके बाद जो पूरी एडिटिंग की प्रोसेस है, उस दौरान लगातार वो जूझते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि भई यहाँ पर ये चीज़ इसकी कमी रह गई है, हमें इसकी और आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि इससे शानदार तरीका सीखने का कोई दूसरा हो नहीं सकता है। जितने भी सीखने के चरण होते हैं, वो सारे अवसर इस तरह के माध्यमों में बच्चों को मिल रहे होते हैं। उनको कल्पना भी करनी है, उनको पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, पूरा एक प्रबंधन उनके अंदर विकसित हो रहा है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा माध्यम है जो सीखने के लिए सबसे कारगर, जिसको मैं कह सकता हूँ, और उतना ही रोचक। यहाँ पर बच्चे किसी भय के चलते चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, बल्कि भय अपने पूरे आनंद के साथ वो उस काम को कर रहे हैं। वो जा रहे हैं, उस पूरे अपने आस-पास को देख रहे हैं, उसकी सामाजिकी को समझ रहे हैं, उसकी जैव विविधता को समझ रहे हैं। एक साथ तमाम विषयों का एक तरह से अध्ययन बच्चे कर रहे होते हैं। ये केवल सामाजिक विज्ञान का मामला नहीं है। इसमें बच्चे विज्ञान भी सीख रहे होते हैं, इसमें बच्चे भाषा भी सीख रहे हैं, इसमें बच्चे गणित की भी दक्षताओं का विकास कर रहे हैं। वो करते-करते ही तमाम कौशल और दक्षताएँ हासिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता होती है, मुझे लगता है जब हम ऐसे लोगों के बीच जाते हैं जो श्रम से जुड़े हुए लोग हैं, तो श्रम के प्रति एक सम्मान का भाव और उसके महत्व को भी बच्चे समझ रहे होते हैं। तो इस दृष्टि से सही अर्थों में जो शिक्षा है, मुझे तो लगता है कि यही है, बच्चे को एक ज़िम्मेदार नागरिक, एक संवेदनशील नागरिक और एक चीज़ों को समझने वाला नागरिक हम बना पाते हैं। वो कहीं किसी धारणाओं से नहीं चलता, बल्कि ऐसा करते हुए बहुत सारी धारणाएँ उनकी टूटती भी हैं, जो पहले से बनी हुई होती हैं। वो जब फील्ड में काम करने जाते हैं, ज़मीन पर कार्य करते हैं, तो उनकी बहुत सारी धारणाएँ भी टूटते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत रोचक भी है, आनंददायी भी है बच्चों के लिए। इस उम्र में यदि बच्चे इस तरह से उनको काम करने का अवसर मिलता है, कक्षा से बाहर निकलकर चीज़ों को जानने समझने का, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और जो अनुभव वो ग्रहण करके लाते हैं, फिर कक्षा में जब उससे संबंधित विषय पढ़ाया जा रहा है, तो उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, क्योंकि उनके पास एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है चीज़ों को देखने समझने का। एक नई दृष्टि उनके भीतर पैदा होती है और उस पढ़ाए जा रहे विषय में उनकी रुचि भी बढ़ती है। यदि केवल कक्षा में कोई इस तरह की बातें हम मछुआरों के जीवन को ही लेकर थोड़ी देर के लिए हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो शायद बहुत अधिक मन बच्चों का नहीं लगेगा, क्योंकि उनके लिए वो एक दूसरे ही दुनिया की बातें हो रही हैं। मछुआरे के जीवन से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उन्होंने उनको देखा नहीं है। लेकिन दूसरी ओर ये बच्चे अब यदि
आने वाले समय में ये मछुआरों के जीवन या उसी तरह के अन्य व्यवसाय करने वालों के जीवन के बारे में, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तमाम मुद्दों पर यदि कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा ग्रहण करेंगे, ज्यादा उसको आत्मसात करेंगे। तो ऐसा कुछ मैं समझता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया महेश जी। बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट आपने दिए हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके जैसे अध्यापक, दूसरे लोग भी इस प्रयोग को अपने यहाँ लागू करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में स्मार्ट रूम लगभग हर स्कूल्स में हैं, और अगर कैमरा आपके हाथ में नहीं है प्रोफेशनल, तो स्मार्टफोन तो सबके पास होता है, और हर स्मार्टफोन में एक कैमरा होता है, और हर स्मार्टफोन में एक टीवी चैनल होता है। आपका अपना यूट्यूब चैनल हो जाता है, जो आप व्हाट्सएप के जरिए, अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, तो आज फिल्म दिखाना और बनाना दोनों ही संभव है। मुझे लगता है कि इस मौके पर हमें नानक मत्ता स्कूल के प्रबंधन को भी धन्यवाद देना चाहिए और बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने जो स्कूल का करिकुलम का जो मकड़ जाल है, मकड़ जाल को किनारे करते हुए बच्चों को स्पेस दिया। और मुझे मालूम है कि नानक मत्ता स्कूल के बच्चे एकेडमिक स्तर पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी किन्हीं शेखर नाम के, जयप्रकाश नाम के सज्जन ने पूछा कि क्या वे पढ़ भी रहे थे। मतलब उनका आशय है कि बच्चे खाली सिनेमा तो नहीं बना रहे थे, पढ़ रहे थे कि नहीं। ये आ गया ये जय शेखर जी का। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये 1 घंटे का हमारा फॉर्मेट है, जिसमें कि हम लोग इस फिल्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस फिल्म के मेकर से फिल्म विधा के बारे में जानकारी जान रहे हैं, ताकि बाकी स्कूल के बच्चों को भी और टीचरों को भी ये ना लगे कि ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड विधा है। ये आसान विधा है, लेकिन इसका एक अनुशासन होता है। और तीसरी बात ये कि आप हमारे प्रोग्राम में अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में भी सिनेमा इन स्कूल का आयोजन शुरू हो, तो आप सिनेमा स्कूल के फेसबुक पेज जाकर हमें अपने फ़ोन नंबर, ईमेल के साथ मैसेज भी दे सकते हैं। हमारे पास एक पूरा सिस्टम है सिनेमा दिखाने का, सिनेमा बातचीत करने का। एक पूरे एक्टिविस्टों का समूह है जो इस काम को बहुत शिद्दत के साथ करता है। अब मैं वापस से और थोड़ी देर बाद मैं इस बातचीत के पीछे जो टीम इसे सफल बना रही है, हमारे सिनेमा स्कूल के साथी सौरभ और अतुल, उनसे अनुरोध करूंगा थोड़ी देर बाद यहाँ पर सवाल भी रखें, ताकि उसका भी हम लोग जवाब दे सकें। मैं अब दोनों लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने प्री प्रोडक्शन, मतलब फिल्म की रिसर्च कर ली, आपने प्रोडक्शन कर लिया, शूटिंग कर ली, अब बात आई है पोस्ट प्रोडक्शन की, और अब जाके फिल्म बनना शुरू हो रही है। तो ये जो, जब आप फिल्म को एडिट कर रहे थे, तब आपने क्या सीखा, क्या क्या सीखा? गुरप्रीत और प्रकाश दोनों बताएं। तो जब हम फिल्म को एडिट कर रहे थे, तो सबसे पहले तो इस फिल्म को एडिट होने में लगभग जो फर्स्ट पार्ट था इसका, मतलब जो फर्स्ट एडिटिंग कंप्लीट हुई, उसे होने में लगभग 1 महीना लगा। तो उसे एडिट करते हुए तो जो मतलब ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि क्या सीखा, क्या हमने उससे सीखा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से उससे ग्रोथ कहीं ना कहीं हुई होगी। जैसे चाहे वो एडिटिंग स्किल पे हो या फिर कहानियां कैसे जोड़ते हैं, हमें कुछ स्टफ दिया गया है और उससे कहानी कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें। तो मैं हर रोज लगभग कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी 3 घंटा एडिट करता था। तो जब फर्स्ट पार्ट निकला, उसके बाद देखा कि
बहुत लोग उससे एग्री नहीं है, यानी उसमें कुछ ना कुछ बेहतर को तो बना ही सकते हैं और बेहतर। तो उसे हमने थोड़ा सोचा कि लोगों को दिखाया जाए और लोगों को, ताकि उनके फीडबैक लेके उसे और ठीक किया जाए। तो हमने उन्हें टीचर्स को दिखाया और जो हमारे मेंटर्स थे उनको दिखाया। तो उन दिखाने के बाद हमें फीडबैक्स मिले। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ इस फिल्म को बनाने में हमारे साथ थे, तो उन बहुत लोगों ने एडिटिंग में शामिल नहीं थे, तो उनके ओपिनियन बाद में आए। तो मतलब इससे मतलब हमने ये देखा कि मतलब हम सबको एक साथ ही चलना है, यानी किसी एक के ओपिनियन को फ्रंट पे रख के और उसके हिसाब से काम करना पूरी टीम के लिए गलत होगा। तो फिर उसके बाद तो कलेक्टिवली अगर काम करेंगे तो उसका रिजल्ट इम्पैक्टफुल होगा। तो हमने सोचा कि चलो अब हमें एक साथ एडिट करते हैं। जब हमें सारे फीडबैक्स मिल गए, चाहे वो हमारे मेंटर्स के फीडबैक हो या फिर जिन साथियों ने हमारे साथ काम किया उनके फीडबैक, तो फिर हमने स्कूल के बाद रुककर हमने उसे एडिट किया। फिर उन्होंने बताया कि कहानी और इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव कैसे हो सकती है अगर कौन सा पार्ट कहाँ पर लग जाए, और इसमें म्यूजिक और फॉन्ट जो भी हमने यूज किया है उसे क्रेडिट देना कितना जरूरी है, और जिनका हम यूज कर रहे हैं। और गुरप्रीत, आप बात को चालू रखिए। प्रकाश आ गए हैं। यस। हाँ, तो चाहे हम उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो कहानी के मामले में हो या फिर कहानी के मामले हो या फिर टेक्निकली और उस पे जो छोटी छोटी चीजें हैं। तो मतलब हमने ये सीखा कि हमें कलेक्टिवली आगे बढ़ना है, यानी सभी को साथ लेकर। क्योंकि अगर हम अपनी टीम में से सिर्फ कुछ ही के आइडियाज को प्रमोट करेंगे तो वो गलत भी होगा और बाकी साथियों को आगे काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। तो इसी तरह से हमारी फिल्म कंप्लीट हुई है। शुक्रिया प्रकाश। गुरप्रीत, आप थोड़ा सोचो कि आपने क्या क्या सीखा एडिटिंग। तो जो ये एडिटिंग वाला पार्ट था, मैं तो मेनली एडिटिंग वाले पार्ट में नहीं थी। जो हमारी 12 स्टूडेंट की ये टीम थी रिसर्चर्स वाली, मेनली मैं उसी पे थी। और एडिटिंग जो हुई है इस फिल्म की वो मेनली प्रकाश ने की है। और जो वैसे हमने एडिटिंग करते वक्त हमने ये सीखा कि कैसे हम अलग अलग सीन्स को जोड़ सकते हैं, और एडिटिंग ही एक लास्ट स्टेप है जिसमें हम अलग अलग सीन्स को जोड़ के कोई भी स्टोरी नरेट कर सकते हैं। और स्टोरी का जो किस तरह से स्टोरी जाएगी और उसका मतलब वो स्टोरी कहना क्या चाहती है, उसको हम एडिटिंग के थ्रू सीन को आगे पीछे जोड़कर हम स्टोरी को नरेट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। और एडिटिंग मेनली प्रकाश ने की, और बाद में जब एडिट हुआ उसके बाद फिर हमारी पूरी टीम ने और हमारे मेंटर्स ने उस पे फीडबैक्स दिए, और फिर हमने उन्हीं फीडबैक पे काम किया। और फिर छुट्टी के बाद स्कूल पे रुक के, जैसे प्रकाश ने बताया, हम लोगों ने काम किया उस मूवी पे, और फिर इस तरह से हमने मूवी को री एडिट किया। मैं गुरप्रीत आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं कि ये तो एडिटिंग का प्रोसेस था, आपने सीखा। आपने जो गोल्ड इन द नेट जिस मछुआरे के जीवन पे फिल्म बनाई, मछुआरों के जीवन के बारे में क्या सीखा? तो हमने देखा कि जो मछुआरे हैं वो कैसे अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, जो मछलियां हैं उनको पकड़ के। यानी कि जो मछुआरे थे वो 2 से 3 महीने या फिर 3 से 4 महीने के लिए नानकमता डैम पे आते हैं, और वो अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए मछलियों को पकड़ते हैं, और उसी से उनकी जो जीविका है वो चलती है, आजीविका चलती है। और मैंने इसमें से ये सीखा कि अगर कोई भी काम है, कोई भी प्रोफेशन है, सभी के लिए अपने अपने प्रोफेशन का अलग अलग महत्व है। जैसे कि अगर हम सुनार की बात करें, तो जैसे सुनार है वो सोने का काम करता है,
और जो मछुआरे हैं वो मछलियां पकड़ने का काम करते हैं, यानी कि जो मछुआरे हैं उनके लिए जो मछलियां हैं वही उनके लिए उनका सोना हुई। तो इसी से हमने ये सीखते हुए हमने इस मूवी का नाम भी रखा है गोल्ड इन द नेट। जैसे हम जाते थे हम देखते थे कि उधर अलग अलग जगह कहीं छोटी नेट पड़ी है, कहीं बड़ा नेट पड़ा है, और वो नेट अलग से दिखता था। और जैसे गोल्ड इन द नेट जो मूवी थी उसमें जैसे अभी मैंने बताया कि मछुआरों के लिए उनकी मछलियां ही उनका गोल्ड या फिर सोना थी। तो हमने इस तरह से उस मूवी का नाम भी मछुआरों के जीवन को सीखते हुए ही रखा गोल्ड इन द नेट। बहुत सुंदर ये बात हम लोगों को पता चली गोल्ड इन द नेट की जो कहानी है। मैं ये सवाल दोनों से कर रहा हूं और अब प्रकाश से कहूंगा कि वो जवाब दे और गुरप्रीत भी उसमें जोड़ना चाहे। जब आप एक पाठ में मछुआरों के बारे में पढ़ते हो या गुजरों के बारे में पढ़ते हो और एक पाठ से बाहर निकल के जब आप फील्ड में जाते हो, आप उस पर सिनेमा बनाते हो, रिसर्च करते हो, बार बार जाते हो, तो ऐसा करते हुए क्या आपको देखने का नजरिया आपका बदलता है या वैसा ही रहता है जैसा पहले होता है? जब आप कोई चीज बनाते हो, जब लोगों से ज्यादा नजदीकी से बात करते हो, उनके जीवन को ज्यादा करीब से जानते हो, तब अब आप लोगों का नजरिया अपने इलाके के गुजरों और मछुआरों के बारे में वैसा ही है जैसा पहले था या उसमें कोई बदलाव आया है? तो जब ये एक्चुअली एक तरह से प्रैक्टिकली बेस्ड लर्निंग थी जिस पे हमने कलेक्टिवली काम किया। तो अगर हम स्कूल में ये सब सीखते तो शायद हम सिर्फ सीखते, लेकिन हमने सीखने के साथ इसे डॉक्यूमेंट भी किया और एग्जीक्यूट भी किया और लोगों को दिखाया भी। तो मतलब अगर हम किसी की कहानी को एक्सपीरियंस करते हैं तो हम रियलाइज भी करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। और साथ रहने के साथ वो अगर हम कहीं अपनी बात रख रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं, तो जिससे वो बात आगे भी बढ़ती है और हमें भी और मजबूत करती है उस सब्जेक्ट पर या उस टॉपिक पर। और इसी के साथ मतलब हमारा खुद का ओपिनियन निकला। जब अगर हम ये स्कूल में क्लास में पढ़ते तो हम सिर्फ उतना ही सोचते जितना जो बुक है वो हमें सोचना चाहती है। एक्चुअली स्कूल ऐसी संस्था है जहाँ हमारी सोचने की शक्ति को एक तरह से आकार दिया जाता है, जहाँ हमारी दुनिया में जहाँ हमारी दुनिया से दोस्ती होने की शुरुआत होती है। स्कूल ऐसी संस्था है, लेकिन जब हम स्कूल के बाहर जाते हैं तो हम जो चीज एक्सपीरियंस करते हैं वो स्कूल में सीखना बहुत मुश्किल है। इस फिल्म में काम करते वक्त भी कुछ ऐसा ही था। जैसे हमने मतलब हमने स्कूल से बाहर जाने के बाद वापस स्कूल में आके हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि हम अपने ओपिनियन को जो हमने फिल्म बनाई है हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, जिस पर हमने एक कहानी लिखी है उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर भी वो किया जाए कि लोगों तक पहुंचाया जाए कि हम क्या सोचते हैं और लोगों की बात भी रखी जाए कि इस फिल्म में क्या है। तो एक्चुअली एक्सपीरियंस करके सीखना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो हमारे बिहेवियर में भी आ जाता है कि जब हम सीखते हैं तो फिर हम उसे जब हम ग्राउंड में उतर के सीखते हैं तो हम उसे उसमें आंखों का इस्तेमाल भी करते हैं, कान का इस्तेमाल भी करते हैं, बातचीत का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्लास में सिर्फ एक ही मीडियम होता है, टीचर ही एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम सीखते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं वो भी वही पूछता है। लेकिन यहाँ हम इंडिपेंडेंट, एक तरह से इंडिपेंडेंट लर्निंग थी जहाँ हम फ्री थे और जहाँ हमने खुल के काम किया और साथ में काम किया। तो एक तरह से मुझे भी ग्राउंड में उतर के सीखना ज्यादा बेटर लगता है। अगर हमें स्कूल ऐसा स्पेस दे रहा है तो यानी बहुत प्रिविलेज फील होता है एक तरह से, और हम ग्रोथ भी हम बहुत ही जल्दी करते हैं। तो मेरे ये विचार थे इस चीज। गुरप्रीत, आप कुछ जोड़ना चाहेंगी? तो जो क्लासरूम में हम लर्निंग करते हैं ना,
तो उसमें हमें टीचर या फिर जो भी हमारे मेंटर है वो हमें जो भी बता रहे हैं हम उसी के हिसाब से सोचते हैं, और जो खुद से ऑब्जर्व करके सीखना है और किसी के बताए हुए पे सोचना है, वो उसमें काफी अंतर है। अगर हम खुद से ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं तो वो ज्यादा पावरफुल होगा इन कंपैरिजन टू कि कोई हमें कुछ बता रहा है और हम उसी चीज को अपने साथ ले रहे हैं। तो हमारे क्लासरूम में हमें एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड होता है और जिसमें कि हम खुद जाके ऑब्जर्व करते हैं और खुद सीखते हैं। जैसे कि मैं सोशल साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ, तो हमारे सोशल साइंस क्लास में रहकर सीखना उतना पावरफुल नहीं होता है जितना हम ग्राउंड में जाकर सोसाइटी में या फिर कम्युनिटी में जाकर सीखते हैं। तो हमारे स्कूल में कुछ हमारे क्लास में कुछ ऐसे स्पेस में प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि बाजार में जाओ और उसको ऑब्जर्व करो और उस पर रिपोर्ट लिखो या फिर आर्टिकल या किसी भी चीज किसी भी फॉर्म में उसे डॉक्यूमेंट करो। तो ये ज्यादा लर्नेबल रहता है और उसी का ये पार्ट है हमारी उसी के रिजल्ट है कि हम ये मूवी भी बना पाए और इसी के साथ कम्युनिटी में जाकर सीखने का एक और तरीका है हमारे स्कूल में, जिसे हम कम्युनिटी लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। हमारे स्कूल में हमारे साथी कम्युनिटी लाइब्रेरी चलाते हैं और उसमें हम अपने गांव में समुदाय के बीच लाइब्रेरी चलाते हैं, जिसमें ना सिर्फ किताबें होती हैं बल्कि अलग अलग गेम्स या एक्टिविटीज कराई जाती हैं। और उससे मैं अपने में और अपने और साथियों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देख पा रही हूँ, और उससे हमारा कम्युनिटी में इंटरेक्शन करने का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हद तक बढ़ता है। और जो हमने ये मूवी बनाई, इसमें जब हमने इंटरेक्शन किया, जो मछुआरे थे उनके साथ इंटरेक्शन किया और हम उससे इजीली इंटरेक्ट कर पाए, इसमें जो हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरी है उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसी से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा, या फिर ऐसा कहूँगी जो हमारी हेजिटेशन है वो काफी हद तक उससे खत्म हुई। बहुत शुक्रिया प्रकाश और गुरप्रीत, और आप लोगों को, आपकी टीम को बहुत बधाई, आपके स्कूल को बहुत बधाई। यहाँ जो दर्शक इस चर्चा को सुन रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड की तराई में खटीमा के पास, शहीद उधम सिंह नगर जिले में सितारगंज के पास, खटीमा और सितारगंज के पास नानकमत्ता एक छोटा सा कस्बा है जो मुख्य रूप से अपने गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है। और वहाँ पर ये एक स्कूल है जिसकी बिल्डिंग बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, बहुत साधारण बिल्डिंग है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत असाधारण है, सीखने लायक है। और जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो लोग इस तरह के प्रयोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनसे मैं इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से अपील करूंगा कि वो जरूर समय निकालकर नानकमत्ता पब्लिक स्कूल आए। अगर वो फिजिकली नहीं आ सकते हैं तो नानकमत्ता पब्लिक स्कूल का फेसबुक पेज है बहुत एक्टिव, जहां दिन भर नई नई सूचनाएं की इतनी सूचनाएं पढ़ती हैं कि आप उसको पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, फिर एक नई सूचना आ जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप लोग भविष्य में और मज़ेदार काम करेंगे और संजीदगी के साथ काम करेंगे। और अब मैं महेश जी से पूछना चाहता हूं, और हमारे पास समय भी कम बचा है, अगर इस बीच कोई सवाल हो तो वो भी अतुल या सौरभ हमारी स्क्रीन पे दे सकते हैं। महेश जी, ये जो पूरी लर्निंग है, अभी सिनेमा स्कूल शुरू ही हुआ है, बहुत नया है, मुश्किल से साल भी नहीं, 6 महीने हुए हैं, बीच में कोरोना हो गया तो काम नहीं हो पाया। और जिस तरह का कॉन्फिडेंस बच्चों में दिख रहा है, जिस तरह से वो एक के बाद एक चीजें बना रहे हैं, जिस तरह से ये लोग अपनी बात भी रख रहे हैं, ईमानदारी के साथ भी, कॉन्फिडेंस के साथ भी, तो आप तो बहुत प्रयोग करते रहे हैं, आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं इस प्रयोग में? इसको कैसे हम लोग स्कूलों में ले जा सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं? मैं आपका सवाल पूरा सुन नहीं पाया, लेकिन जहां तक सिनेमा की भूमिका का सवाल है, मुझे तो लगता है कि सिनेमा अपने आप में एक स्कूल है, और इस स्कूल के माध्यम से बच्चे केवल जानकारी, सूचनाएं एकत्र करना ही नहीं, बल्कि
उनको जीवन में लागू करना और उनकी मदद से अपने ज्ञान को निर्मित करना, उसका सृजन करना। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जाता है कि एक अच्छी शिक्षा हमें जीवन के लिए तैयार करती है। और इन बच्चों की, अभी जो इन दोनों शिक्षार्थियों की बात हमने सुनी, तो उससे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, और एक तरह से उन्होंने समाज को देखने का उनका नज़रिया विकसित हुआ है। और सबसे अच्छी बात, जो एक लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी भी मानी जाती है और आज लगातार वो खत्म होती जा रही है, सामूहिकता। समूह में काम करना और सहभागी होकर काम करना, ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। आज व्यक्तिवाद हावी होता जा रहा है, लेकिन इस तरह के माध्यमों से, क्योंकि ये माध्यम ऐसे हैं जहाँ पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर समूह में काम करना हमारी ज़रूरत बन जाती है। यहाँ पर दूसरों से संवाद करना हमारी ज़रूरत बन जाती है। यहाँ पर फील्ड में जाना ज़रूरत बन जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दरअसल वो जीवन को पढ़ते हैं बच्चे। और अभी कहीं यहाँ मैं प्रश्न भी देख रहा था कि इस दौरान उनकी पढ़ाई का क्या? मुझे तो लगता है कि यही पढ़ाई है, असली अर्थों में यही पढ़ाई है, जो कक्षाओं में दी जाती है। जो वहाँ पर हो रहा है वो तो केवल सूचना का आदान-प्रदान है, तथ्यों का आदान-प्रदान है। और वास्तव में ज्ञान सृजन वाली शिक्षा, सीखने वाली शिक्षा, समझ वाली शिक्षा की यदि हम बात करते हैं, तो उसके लिए सिनेमा जैसे माध्यम सबसे कारगर हो सकते हैं। और इसमें मुझे बहुत अधिक संभावना दिखाई देती है। और विशेष रूप से बच्चों के मनोविज्ञान को देखते हुए भी हम यदि विचार करें, तो मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई कार्य, क्योंकि बच्चे कोई भी चीज़ तब सीख पाते हैं जब उनको उसमें आनंद आता है। और ये माध्यम ऐसा है जिसमें बच्चों को आनंद आता है। उसका कारण क्या है? ये कहा माना जाता है कि बच्चे करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो करते हुए सीखते हैं। और यह माध्यम हमें करके सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो यदि इसका पूरी एक समझदारी के साथ, पेडागोजी के साथ संबंध स्थापित करते हुए यदि हम सिनेमा का इस्तेमाल कर सके, सिनेमा दिखाना और सिनेमा बनाना दोनों, मैं केवल दिखाने तक की बात में, मैं उसको बनाने की, और जहाँ बनाने वाला कम से कम दिखाने से तो शुरुआत हो, क्योंकि दिखाना भी हमें बहुत कुछ अवसर प्रदान करता है, जिससे हम बच्चों के साथ एक जीवंत संवाद कर सकते हैं और बच्चों को संवाद करने के अवसर दे सकते हैं, उनकी कल्पनाओं को उड़ान दे सकते हैं, वो उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपनी दृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मुझे इसमें बहुत अधिक संभावनाएं नजर आती हैं। और आप लोग इस बात के लिए साधुवाद के पात्र हैं कि आपने एक नई शुरुआत की है और इस दिशा में एक पाठ्यक्रम का निर्माण आप लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है ये आने वाले समय में हमारी शिक्षा के स्वरूप को बदलने वाला एक प्रयास होगा और असली अर्थों में यही शिक्षा होगी। धन्यवाद। और मैं अंत में इन दोनों डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद इतना उत्साहित हूँ कि मैं प्रकाश और गुरप्रीत से अनुरोध करूंगा कि वो आने वाले समय में अपने विद्यालय में जो अन्य नवाचार चल रहे हैं, वो सामुदायिक पुस्तकालय वाला हो या दीवार पत्रिका वाला हो या फिर बाल विज्ञान मेला है, गणित मेला है, तो इनको भी डॉक्यूमेंट यदि आप लोग कर सकें तो ये केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे शिक्षा जगत के लिए एक उपहार होगा। इससे अन्य स्कूल सीखेंगे, दूर-दूर तक बातें जाएंगी और इनकी सार्थकता तभी है जब ये और अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक बच्चों को सृजन का अवसर प्राप्त हो, वो वातावरण बन सके। तो ये मेरा अनुरोध भी होगा। और अंत में मैं पूरे नानकमत्ता परिवार को भी, जो कि उन्होंने एकदम, मैं तो लोगों से यही कहता हूं कि भाई आने वाले समय में नानकमत्ता पब्लिक स्कूल शिक्षा के नए प्रयोग के लिए जाना जाएगा। लोग वहां उन प्रयोगों को देखने के लिए जाएंगे और जो शुरुआत यहाँ हो चुकी है। तो
पूरे कमलेश अटवाल जी और उनका पूरा विद्यालय परिवार इस बात के लिए साधुवाद का पात्र, और तमाम मेंटर भी जो लगातार उनके साथ संवाद में हैं। और संजय जी, जो आपने ये महत्वपूर्ण पहल की है, ये पहल और विद्यालयों तक जाएगी, हम ये आशा और विश्वास करते हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया महेश भाई। महेश जी ने बहुत सारे दर्शकों के सवाल के जवाब दे दिए हैं, फिर भी जो सवाल रह गए हैं गुरप्रीत, एक तो रवि जोशी जी ने पूछा कि आप लोगों ने, मैं सवाल एक बार बता दे रहा हूं, फिर आप उनको बता दीजिएगा एक करके। रवि जोशी जी ने पूछा कि आपने कैमरा इस्तेमाल किया था या मोबाइल से शूट किया था। दूसरा एक सवाल आ रहा था कि जय शेखर जी का कि आपने फिल्म क्या दिखाई फिशरमैन को। तीसरा एक सवाल आ रहा था कि क्या फिशरमैन आपके, जय शेखर जी का सवाल, एक सवाल था कि क्या वो आपके लेख को पढ़ पाते थे जो आप लोग लिखते थे। और एक सवाल, कोई बुरा ना मिलिया, कबीर बुरा ना मिलिया नाम से किसी का है ये पेज, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा। तो इसके आप जवाब दे दीजिए, और ये जवाब देते हुए हमारा 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर हम उसको समाप्त करेंगे। इसके पहले आप लोग जवाब दें, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों से अपील करता हूं, अगर आप लोग सिनेमा स्कूल अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो सिनेमा स्कूल अभियान के पेज पर जाइए, जिसका लोगो है, जिसमें 4-5 बच्चे एक सिनेमा देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट लोगो है, बहुत सुंदर सा। और वहां आप हमें इनबॉक्स कीजिए अपनी क्वेरी, अपनी इंक्वायरी, ईमेल से अपना ईमेल दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, सिनेमा स्कूल की टीम आपसे संपर्क करेगी और इस सिलसिले को हम लोग और तेजी से अलग अलग जगहों पर ले जा सकेंगे। जी प्रिया और गुरप्रीत और प्रकाश। तो ये फिल्म मोबाइल फोन से शूट करी है, Redmi Note 5 Plus। और जब हमने स्क्रिप्ट लिखी, हमने उन्हें पढ़ाया नहीं, हमने उन्हें खुद बताया, ताकि हमने अपने मुंह से बताया कि ऐसे बोलिए और हम शूट कर रहे हैं, ताकि उनको वो एक्सप्रेशन के साथ बोल पाए और जो बात थोड़ी और पावरफुल ढंग से सामने आए। और एक और सवाल था कि अगला प्रोजेक्ट क्या होगा। तो अगला प्रोजेक्ट जो भी होगा वो समुदाय से जुड़ा होगा, क्योंकि हम लगातार समुदाय के साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे इस फिल्म को बनाने के बाद जो हमें सीख मिली है वो भी समुदाय से जुड़ी है। मतलब फिल्म बनाकर हमने उस बात को बढ़ावा दिया कि समुदाय भी हमें सिखाता है, चाहे उस सीख की वैल्यू इस सोसाइटी में हो या ना हो। लेकिन ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि अगला प्रोजेक्ट क्या होगा, या फिर लेकिन ये बता सकते हैं कि वो समुदाय से ही जुड़ा होगा, जैसे मैंने अभी कहा। लेकिन मोटा जो हमने लगातार समुदाय की तरफ काम कर रहे हैं और जो सीखा है, समुदाय ने हमें सिखाया कि समुदाय में कैसे रहना है। वो जरूरी स्किल हमारे अंदर हावी होने लगती है, जो समुदाय के लोगों के साथ एक अच्छा ठहराव और संबंध बनाने में हमारी मदद करता है। तो इसी तरह हमारा अगला प्रोजेक्ट जो भी होगा वो समुदाय से जुड़ा होगा, और वही चीज होगी जो हमें लगता है कि आगे सामने आनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। गुरप्रीत, जी हाँ, गुरप्रीत को बताइए। हाँ, तो एक और सवाल था कि क्या आपने मूवी दिखाई। तो अभी मूवी नहीं दिखाई है, क्योंकि ये कल ही रिलीज हुई है। तो वो हमारे कांटेक्ट में है, तो हम उन्हें ये मूवी भेजेंगे, लेकिन अभी उन्हें मूवी नहीं दिखाई है। मेरा अनुरोध है कि आप उन्हें भेजिएगा नहीं, आप इसकी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग उनकी कम्युनिटी के साथ करिए और कोशिश करिए कि बड़ी स्क्रीन पे करिए, तब मजा आएगा, है ना। आप मोबाइल पे मत दिखाइए, लैपटॉप पे भी मत दिखाइए, कुछ एक काम करिए कि बड़ी स्क्रीन पे करिए, तो उनको जब बड़ी स्क्रीन पे उनका चेहरा आएगा तब बहुत मजा आएगा, और उसको भी डॉक्यूमेंट करिएगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत, दोनों को बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को, 12 लोगों को बधाई, क्योंकि एक फिल्म बनाना एक पूरा एक कठिन अभ्यास होता है, जिसमें बहुत धैर्य की जरूरत होती है और बहुत कौशल की जरूरत होती है। और जैसे जैसे आप फिल्म बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपका कौशल निखरेगा।
ये है कि हमेशा मेरा मतलब एक ही बात कहनी है कि आप ये मत सोचें कि कैमरा आपके हाथ में है तो कोई औजार या कोई हथियार आपके हाथ में है। वो आपका एक्सप्रेशन का टूल है, तो कभी भी वो हावी नहीं होना चाहिए आपके सब्जेक्ट के ऊपर। और महेश जी का आपका बहुत शुक्रिया महेश जी, आपने इतना समय निकाला अपने व्यस्तम क्षणों से। तो मित्रों, फिर हम लोग मिलेंगे और अब दर्शकों का इस प्रोग्राम को देख रहे, लाइव प्रोग्राम देख रहे लोगों से अनुरोध है कि जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है, उनको अगर ये चर्चा मजेदार लगी हो तो दोबारा फिल्म देखें, और वो अपने इलाके में ऐसी कोई गतिविधि शुरू करना चाहते हैं, शुरू करवाना चाहते हैं, तो वे जरूर सिनेमा स्कूल के साथ जुड़ें। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।